आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 केसेस के बारे में जो आपके क्लैट पीजी 2020 एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे 50 केसेस को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन केसेस को नोट करके जरूर से पढ़ लीजिएगा। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से इसको ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अपडेट्स और क्वेश्चंस को हम लोग रेगुलरली पोस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अभी तक हमारा एसेंशियल्स कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, तो अगर आपको लग रहा है कि अब जो एग्जाम में बचे हुए 10-5 दिन है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन करके जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट 200 केसेस, उसके साथ में 10 मॉक पेपर्स और 40 जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं जो कि आपके सैंपल पेपर के थ्रू हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा। और साथ ही में जो पुराने वाले केसेस भी हैं, अमेंडमेंट्स भी जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो ये कोर्स आपका केवल 849 का है। अगर आपको एनरोल करने का मन है तो जरूर से आप यहाँ पे ट्राई करें। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। सतीश चंद्र यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी देखिए इस वाले केस में क्या हुआ था ना कि यहाँ पे आपके एक एम्प्लॉय थे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, जब उनका एम्प्लॉयमेंट होना था, उनको जब एम्प्लॉय किया जाना था, उन्होंने फ्लॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई मेरा देखो कोई क्रिमिनल पास नहीं है और कुछ नहीं है, मेरे को आप एम्प्लॉय कर लो। लेकिन जो कि इन्होंने ये सब बातें सप्रेस करी थी, तो उसको लेकर जब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अगर एक एम्प्लॉय ऐसा है जो कि इस तरीके का काम करता है, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो उसकी सर्विस से, अगर ये फाइंड आउट किया जाता है कि उसने सप्रेस करी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो कि इस मैटर के अंदर एक बेयरिंग रखती है, एक वो रखती है, वेट रखती है टुवर्ड्स द फिटनेस और सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट जो कि वो बंदा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की, और उन्होंने फर्दर ही भी ये बोला कि जो सप्रेशन ऑफ मटेरियल है यहाँ पर जो इसने करी है पर्सन ने, कि क्रिमिनल केस था इसके ऊपर, और जो इसने फॉल्स स्टेटमेंट दी है, वो ये वेरिफिकेशन है कि जो ये अरेस्ट हुआ, प्रोसिक्यूशन हुआ, कन्विक्शन हुआ, वो उसके जो कैरेक्टर है, ठीक है, या फिर उसका जो कंडक्ट है या फिर जो उसके एंटीसीडेंट्स हैं, उसको वो कहीं ना कहीं दर्शाता है। और यहाँ पर कोर्ट ने ऐड करा कि यहाँ पे देखो भाई, आर्टिकल 136 के अंदर कोर्ट के पास पावर है कि वो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर है। तो वो जो काम होता है वो हम लोग को काफ़ी स्पैरिंगली और एक्सेप्शनल केसेस में ही करना चाहिए कि हम लोग इस पावर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस केस के अंदर जहाँ पर इस पर्सन ने इस तरीके से ऐसे बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हाइड करा, यहाँ पर हमें इस पावर का यूज करते हुए यहाँ पे कहना पड़ेगा, अपहोल्ड करना पड़ेगा कि जो इसको टर्मिनेट किया गया है ना पर्सन को, ये बिल्कुल सही डिसीजन था। आईपे क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए इस केस में क्या था, आपका सेक्शन 34 क्लॉज 4 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट यहाँ पे प्ले में था। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि आईसीआईसीआई बैंक और आईपे क्लियरिंग सर्विसेज थी, उनके बीच में एक आर्बिट्रेशन हुआ। आर्बिट्रेशन के अंदर जो अवार्ड आया, अवार्ड के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है, और उसको लेकर यहाँ पे ये लोग हाई कोर्ट गए, उसके बाद ये लोग यहाँ पे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो है, जो आपका अवार्ड दिया गया था उसके अंदर जो भी आपके डिफेक्ट्स हैं उसको हम लोग अपना क्योर करके और उसको हम लोग वापस रिमिट कर देते हैं आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल के पास अंडर 34 क्लॉज 4। वहाँ पे दिया हुआ है कि इन एप्रोप्रिएट मैटर्स, एप्रोप्रिएट तरीके से कोर्ट ये कर सकता है। इसको लेकर कोर्ट ने बोला कि ये जो चीज़ है ना 34 क्लॉज 4 के अंदर, ये बात की सुभाष रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने बोला कि मेरली बिकॉज अगर एक एप्लीकेशन फाइल हुई है 34(4) के अंदर, वहाँ पर ये ऑब्लिगेटरी भी नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट कि वो रेमिट कर दे मैटर आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को, जबकि यहाँ पे एक प्राइमा फेसाई एक चीज अपेयर होती है कि देयर वाज अ पैटेंट इलीगैलिटी इन इटसेल्फ अवार्ड के अंदर, और बाय नॉट रिकॉर्डिंग, ठीक है, एक कंटेंशियस इशू इस सच केस में कोर्ट यहाँ पे इस तरीके की रिक्वेस्ट को कि हम भैया कोई कंटेंशियस इशू यहाँ पे फाइंड नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो यहाँ पे पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को मौका दिया जाए कि वो वापस रिज्यूम कर पाए आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को, उसको वो यहाँ पे ग्रांट नहीं कर सकती है। अगर एक पैटेंट यहाँ पे ऐसी इलीगैलिटी है उस पूरे आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर, तो आप उसको वापस नहीं भेज सकते आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, आपको उसको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एनपी। अब इस केस के अंदर सेक्शन 12 क्लॉज 5 जो था आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का, वो प्ले में था। और यहाँ पे जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्न ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर एक ऐसा केस है जहाँ पे जो ट्राइब्यूनल था वो टोटली कंप्राइज्ड था ऐसे लोगों के साथ जो कि स्टेट के थे, स्टेट के जो ऑफिसर्स थे उनके थ्रू अगर वो कंप्राइज था, तो अगर वो आपका बेसिकली जो ट्राइब्यूनल है अगर वो 2015 के पहले कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो
क्या 12 क्लॉज 5 के अंदर वो निष्पक्ष माना जाएगा अमेंडमेंट के बाद? बिकॉज ट्राइब्यूनल पहले का था, अमेंडमेंट बाद का था, क्या वो निष्पक्ष माना जाएगा या फिर नहीं? इसको लेकर यहाँ पे बोला उन्होंने इस बात को कि ये जो आपका ट्राइब्यूनल था जो कि ऑफिसर्स का बना हुआ था स्टेट के, उसने अपना मैंडेट जो है लूज कर दिया है बाय द वर्च्यू ऑफ द 2015 अमेंडमेंट टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, जो कि इसके आगे से प्रिवेंट करता है, अमेंडमेंट के आगे से प्रिवेंट करता है ऐसे अपॉइंटमेंट को आर्बिट्रेटर्स के जो कि कोई इंप्लॉई है, कोई कंसल्टेंट है, कोई एडवाइजर है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसने कि पास्ट या प्रेजेंट में कोई रिलेशनशिप रखा होगा किसी एक पार्टी के साथ जो कि डिस्प्यूट के अंदर यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पे इन्होंने ये बात बोली। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड वर्सेस IVRCL AMR ज्वाइंट वेंचर। अब यहाँ पे सेक्शन 11 क्लॉज 6 और सेक्शन 7 जो है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का वो प्ले में आया है। और यहाँ पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना ने ऑब्जर्व करा कि भाई अगर एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है जिसके की अंदर दिया हुआ है बस एक वर्ड कि यहाँ पर आर्बिट्रेशन या फिर आर्बिट्रर जो है ये वर्ड केवल यहाँ पे यूज हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अपने आप एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अपना पूरा बन जाएगा। इन्होंने कहा कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है उसके अंदर प्रॉपरली ये डिस्क्लोज होना चाहिए कि क्या एक डिटर्मिनेशन है या फिर क्या एक ऑब्लिगेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टीज जो कि अपने मैटर्स को, अपने विवादों को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट ने ये नोट करा कि जो मेयर यूज है ना वर्ड के, जैसे मैंने बताया आर्बिट्रेशन लिख दिया, आर्बिट्रेटर लिख दिया आपने क्लॉज के अंदर, वो जो है उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं बनाएगा। और अगर यहाँ पे अगर एक रिक्वायरमेंट है या फिर वो जो आपका बेसिकली क्लॉज है वो कंटेम्पलेट करता है कि यहाँ पे हमें कंसेंट जो है पार्टी की लेनी पड़ेगी विद रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, मतलब पहले विवाद हुआ फिर कंसेंट लेंगे फिर आर्बिट्रेशन को जाएंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर पहले से ये मेंशन करना है कि भाई दिस इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और यहाँ पे हम लोग आर्बिट्रेशन, हमारे पास बीच में विवाद हुआ, आर्बिट्रेशन में ही हम लोग जाएंगे, कंटेम्पलेशन करने नहीं बैठेंगे कि आर्बिट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अल्लप्पन बंदोपाध्याय, ये जो आपका केस है ये आपका आर्टिकल 226 के अंदर जो हाईकोर्ट की पावर होती है उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर आपकी बेंच थी जस्टिस AM खानविलकर और CT रवि कुमार की, और इसमें कोर्ट ने जो आपका L चंद्र कुमार का लैंडमार्क जजमेंट था जो आपको याद होगा उसको उन्होंने बस रीइटरेट करा और उसमें उन्होंने बोला कि भाई देखो जितने भी आपके डिसीजंस होते हैं जो कि आपकी ट्राइब्यूनल्स जो होती हैं वो देती हैं जो कि क्रिएटेड हैं अंडर आर्टिकल 323A और 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर इसमें क्रिएटेड है तो भैया वो जो आपके हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच होती है ना उसके स्क्रूटनी के अंदर आ सकती है। इट इज सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ द हाईकोर्ट, सिंगल जज नहीं, डिवीजन बेंच होनी चाहिए जिसके की जुरिडिक्शन के अंदर वो कंसर्न ट्राइब्यूनल फॉल यहाँ पे करता है। ये उन्होंने साफ साफ बात कहा कि हाईकोर्ट की जो आपकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होती है, ठीक है, वो यहाँ पे बेसिकली इन्वोक हो सकती है इन केसेस जहाँ पे ट्राइब्यूनल ने कोई ऐसा जजमेंट दिया और उसको लेकर आप वहाँ पे हाई कोर्ट को मूव बेसिकली कर सकते हो, और ये जो केस है ये डिवीजन बेंच के द्वारा सुना जाएगा। नील ओरेलियो न्यूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब ये जो आपका केस है ये तो बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क आपका केस था आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और इसमें जो आपकी बेंच थी वो थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई देखो नीट PG जो है उसके अंदर हमें इमीडिएट काउंसलिंग की यहाँ पे नीड है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई आप इस काउंसलिंग को अपना कंटिन्यू करो, और जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया था ना, रिजर्वेशन उसको यहाँ पे आप कह दो कि इफेक्ट उसको दिया जाए, उसको यहाँ पे जैसा चल रहा था उसको चलने दो, जो कि 29 जुलाई 2021 को यहाँ बेसिकली नोटिफिकेशन जिस चीज़ की आई थी उसको चलने दो, जहाँ पे 27% आपका रिजर्वेशन जो है OBC कैटेगरी को दिया गया और 10% का रिजर्वेशन EWS कैटेगरी के अंदर जो रिजर्वेशन है उसके अंदर ये आया, और ये सारा का सारा आपका ऑल इंडिया कोटा के अंदर यहाँ पे दिया जा रहा था। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि कोई भी जो आपका सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का पर्सन है जो बिलोंग करता है वहाँ से, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो वहाँ पे अगर वो चाहे UG कोर्स में एडमिशन ले चाहे वो PG कोर्स में एडमिशन ले, अंडर ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएट में, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। लेकिन सर्टेन ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये हेल्ड करा गया है कि कोई भी यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है वो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में नहीं मिलेगा, ये कहा गया है सर्टेन जजमेंट्स में, लेकिन ये कभी नहीं हेल्ड करा गया कि मेडिकल के PG कोर्सेज में ये चीज़ बिल्कुल 100% इम्परमिसिबल है। इसके ऊपर बेसिकली अभी जजमेंट आना बाकी है,
और ये केवल आपका एक इंटरिम जजमेंट था उस टाइम पे कि कोर्ट ने कहा कि जो कि काउंसलिंग होनी है काउंसलिंग या होने दो। अभी के ये मामले में हम ये कहते हैं कि अभी यहाँ पे कभी ब्लैंकेट मना नहीं करा गया कि इम्परमिसिबल है कि स्पेशलिटी कोर्स उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। सत्यजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अब ये आपका जो केस है ये आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 3 से जुड़ा हुआ एक आपका इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो आपकी बेंच थी वो थी आपकी जस्टिस MR शाह और BV नागरत्ना की, जिसमें कि उन्होंने एक आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पे बेसिकली लॉन्च करी गई थी स्टेट ऑफ झारखंड के द्वारा 2016 में, जहां पे इन लोगों ने 100% रिजर्वेशन जो है दे दिया लोकल रेजिडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट कैडर के क्लास 3 और क्लास 4 के पदों के लिए, जो कि 13 जो है आपके शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यहाँ पे अवेलेबल था झारखंड के। कोर्ट ने इस चीज़ को देखते हुए बोला कि भैया देखो 100% अगर रिजर्वेशन दे रहे हो ना लोकल रेजिडेंट्स को कंसर्न आप डिस्ट्रिक्ट के उसमें, तो वो भाई देखो सीधे सीधे आर्टिकल 16(2) के ना वायलेटिव है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज ये आपके जो राइट्स होते हैं ना अदर कैंडिडेट्स के जो कि रिजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आते, उनके लिए कहीं ना कहीं गलत है, उनके राइट्स इफेक्ट होंगे। और साथ ही में ये जो पार्ट 3 के अंदर बाकी और जो आपके राइट्स हैं जो कि गारंटीड है उनको भी इफेक्ट करेगा। कोर्ट ने फर्दर ये भी नोट करा कि भैया आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के हिसाब से रेड विद आर्टिकल 35 जब आप इसको रीड करोगे, जो लोकल यहाँ पे डोमिसाइल रिजर्वेशन होता है वो केवल एक ही लॉ के थ्रू पास किया जा सकता है जो कि इनैक्ट करा गया है पार्लियामेंट के द्वारा, यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास यहाँ पे कोई पावर नहीं है इस चीज को इंप्लीमेंट करने की। देयरफॉर ये जो आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था ये आपका आर्टिकल 35 रेड विद आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के वायलेटिव भी था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गणपति डीलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो आपका केस है ये आपका बिनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपका हुआ था 2016 का, उससे जुड़ा हुआ और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 से जुड़ा हुआ एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर जो आपकी बेंच थी वो थी जस्टिस NV रमन्ना, कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की, और उन्होंने हेल्ड ये करा कि जो आपका ये एक्ट है ना उसके अंदर जो आपका सेक्शन 3 है, सेक्शन 2A है अगर आप उसको रीड करोगे उसके साथ, और सेक्शन 5 है, ये सारे के सारे जो आपके सेक्शन है ये ओवरली ब्रॉड है। इनका जो वो है लिमिट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ये कहीं ना कहीं डिस्प्रपोर्शनेटली एक पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा हार्श है, और ये ऑपरेट करते हैं विदाउट एडिक्वेट सेफगार्ड्स इन प्लेस, कि मतलब किसी पर्सन के पास अगर कोई जुडिशियल प्रॉपर रिकोर्स जो होता है वो इसमें सही से प्रोवाइडेड नहीं है। और अगर हम लोग बात करें तो ये जितने भी आपके लॉज हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे जिस दिन से इनको बनाया गया था, मतलब फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच दिस लॉ वॉज पास्ड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, साफ साफ कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने फर्दर बोला कि भाई देखो जो दोनों ये प्रोविजंस है ना ये आपकी स्टिल बॉर्न लॉ से, जैसे मतलब आप समझ लो कि जैसे मान लो कि बेबी होता है, बच्चा होता है, जैसे वो स्टिल बॉर्न होता है मतलब वो सांस नहीं ले रहा, वो पैदा ही मरा हुआ है, वैसे ये लॉ है मरा हुआ लॉ था, जैसे ही पैदा हुआ इट वॉज डेड एंड इट हैज़ नेवर बीन यूटिलाइज्ड इन द फर्स्ट प्लेस। इसको आप ऐसे कंसिडर करके चल सकते हो। अगर हम लोग एक कॉन्टिन्यूड प्रेजेंस माने ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की स्टेट्यूट बुक के अंदर कि भैया ये चीज़ हमारे कानून की किताब में एग्जिस्ट करती है, और या फिर हम ऐसा कोई क्लेम कहते हैं कि इसको कोई कहे कि भाई ये जो कि चैलेंज नहीं हुआ किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने, भाई पहले चैलेंज हुआ होता तो उस समय से हमें उसको रोकना चाहिए था, ये जो है यहाँ पे हमें प्रिवेंट नहीं करेगा फ्रॉम होल्डिंग कि ये इस तरीके की जो आपके अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना वो ना तो किसी को बेनिफिट कराएंगे और ना यूटिलाइज होंगे रेट्रोएक्टिवली किसी भी ऐसे लॉ को जो अमेंडेड लॉज हैं उनको क्योर करने के लिए जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स हैं उनको। क्योंकि अगर हमने वो चीज़ अलाउ करी कि हमने कह दिया कि चलो भाई जो पहले के डिफेक्ट्स थे ना अमेंडमेंट के थ्रू तुम पहले उसको ठीक करो और उसके बाद उठा के जितना भी आपको यूटिलाइजेशन करना है उस लॉ का जिस भी तरीके से करना है करो, वो उठा के आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की जो स्पिरिट है पूरी की पूरी, जहां पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पर्सन है जिस दिन उसने क्राइम कमिट करा है उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको एकदम नेगेटरी रेंडर कर देगा, उसके इफेक्ट को पूरा पूरा खत्म कर देगा। तो हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे यहां पे। मोहम्मद लतीफ मगरे वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, ये जो आपका केस है इसके अंदर जस्टिस सूर्यकांत और JB पारदीवाला की बेंच ने ये सजेस्ट करा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप कंसिडर करो एक ऐसा लेजिस्लेशन अडॉप्ट करने की जहां पे एप्रोप्रिएट जो राइट होता है एक्सह्यूमेशन का, मतलब जो क्रियाकर्म होता है मौत के बाद, वो एक
अक्यूज्ड पर्सन को भी दिया जाए, जिससे कि उसकी जो आर्टिकल 21 की राइट है ना कि उसको ट्रीट किया जाना चाहिए विद डिग्निटी और उसको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए मरने के बाद भी, बिकॉज वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है नहीं एक लिविंग मैन को। लेकिन एटलीस्ट उसकी जो बॉडी जब खत्म हो चुकी है, संसार से जा चुका है वो इंसान, तब तो उसको मिले। यहाँ पे जो अक्यूज्ड के फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी तो राइट है ना कि वो परफॉर्म कर सके उसके राइट्स, जो लास्ट राइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं वो। और इस केस के अंदर जो आपका अक्यूज्ड था वो बेसिकली एक आतंकवादी केस में वो फंसा हुआ था, तो उसके फादर ने यहाँ पर कहा था कि भाई उसकी बॉडी हमें यहाँ पे प्लीज दे दी जाए। उसको फिर बेंच ने बोला कि ये करा जाए। उसके अलावा बेंच ने ये भी नोटिस करा कि इंडिया के पास ऐसा कोई भी और लेजिस्लेशन है नहीं जिसमें कि एक्सह्यूमेशन की बात आती है। फ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस टू बी कंसिडर्ड वाइल इम्पोजिंग डेथ सेंटेंसेस इन री। ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट केस है। इसका अंडर आपका सेक्शन 235 और सीआरपीसी का यूज है। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस यूयू ललित की, एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की। और इन्होंने देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस करा। इन्होंने देखा कि क्या आपको एक ऐसा प्रोविजन चाहिए जहां पे हमें एक प्री सेंटेंस हियरिंग की जरूरत है, मतलब कन्विक्शन होने से पहले अगर मान लो हियरिंग हमें चाहिए, उसकी क्या हमें जरूरत है जब हम लोग किसी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, और क्या ये चीज हमारी मैंडेटरी है या फिर हमारी डिस्क्रिशनरी है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये मैटर जो है हम लोग रेफर करते हैं कि वो डिसाइड इसको करे। उन्होंने बेसिकली फिर हाईलाइट करा एक बहुत ही एपरेंट फ्लॉ। ये उन्होंने बताया कि जब कैपिटल पनिशमेंट आप किसी को देते हो तो उसके अंदर जो आपका कैपिटल पनिशमेंट इंपोज होने का जब यहाँ पे चॉइस है कोर्ट के पास, या फिर जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन है वो ऐसा केस प्रेजेंट कर रहा है, तो जितने भी आपके एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो तो ऑलवेज ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे रहेंगे और वो पार्ट होगा यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का, जिससे कि कन्विक्शन होता है, सेंटेंस इसको यहाँ पे मिलेगा डेथ का। लेकिन जो आपका अक्यूज होता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो उसी टाइम पर अपने सारे के सारे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑन रिकॉर्ड दे पाए, ओनली फॉर द रीजन कि एट दैट स्टेज अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज पे होगा। और ये कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही होपफुल, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही होपलेस डिसएडवांटेज पैदा करता है, जो कि जो केस होते हैं यहाँ पर वो प्रोसिक्यूशन के साइड में टिल्ट करते हुए उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर कन्विक्शन देने के पहले एक ट्रायल का मौका दिया जाए किसी कन्विक्ट को, तो वो शायद बेटर अपने केस को यहाँ पे रख पाएगा और शायद वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक या फिर थोड़ा कम उसमें आ पाएगी आपकी जो सेंटेंस है उसका। तो इसको लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुआ। त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली। अब ये जो आपका केस है ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है। 5 जजेस बेंच की यहाँ पे एक आपकी वो थी जिसमें कि आपके जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया थे। और इन्होंने ये हेल्ड करा कि भाई देखो, जब भी कोई आपका जजमेंट जब डिलीवर होगा ना एक लार्जर बेंच का द्वारा, वो प्रिवेल करेगा ओवर अ बेंच जो कि उससे कम नंबर की है कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड मेजॉरिटी। मतलब इसका क्या है कि जैसे मान लो आपका एक 7 जज की बेंच है, अब इसके अंदर एक डिसीजन इसमें आया 4:3 के रेशियो से, ये मेजॉरिटी था ये माइनॉरिटी था। और फिर अगर आपका एक 5 जजेस का डिसीजन है जो कि यूनानिमस है, मतलब 5:0 का है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई ये जो बेंच है इसका जजमेंट ओवररूल करे इस जजमेंट को, बिकॉज यहाँ पे 5 जजेस हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी में जो कि 4 जजेस थे, तो यहाँ पे वो भाई बात ऊपर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। 7 जजेस का मतलब 7 जजेस, 5 जजेस का मतलब 5 जजेस। कितने डिसेंटिंग में थे, कितने उसमें थे, उस डज नॉट मैटर। नंबर ऑफ जो बेंच है ना केवल वो मैटर करेगा। इसको लेकर कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 145 क्लॉज 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बात को कहीं ना कहीं बताता है कि जो मेजॉरिटी होती है जजेस की एट अ हियरिंग, वो हमेशा एज अ जजमेंट या फिर एज अ ओपिनियन ऑफ द कोर्ट कंसिडर किया जाएगा, एज अ होल कंसिडर किया जाएगा कि 7 जजेस का ये पूरा डिसीजन था। और ये एक बेसिकली सेटल्ड मैटर है कि जब मेजॉरिटी डिसीजन आता है जिसमें कि लार्जर स्ट्रेंथ होती है, वो हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर अ डिसीजन जो कि लेसर स्ट्रेंथ का है, इररिस्पेक्टिव की नंबर ऑफ जजेस मेजॉरिटी में कितने यहाँ पे थे। हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब ये आपका केस आर्टिकल 25 और 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ एक केस है और इसके अंदर जस्टिस हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ ने हेल्ड करा हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 को, और जो पिटिशंस थी इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए उसको उन्होंने डिसमिस करा। कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो स्टेट ऑफ हरियाणा है उसके लेजिस्लेशन के पास ये कॉम्पिटेंस है कि वो इस एक्ट को पास कर सकता है, और ये जो आपका एक्ट है वो
सिख्स का जो राइट होता है ना अंडर आर्टिकल 25 और 26 उसको यहाँ पे वायलेट नहीं करता है। सिंस यहाँ पे जो अफेयर्स हैं सिख कम्युनिटी के जो कि स्टेट के अंदर में है आते हैं, जो भी अफेयर्स हैं उनको जो कि सिख्स खुद अलोन मैनेज करेंगे, देयरफॉर हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो वायलेटिव है किसी भी फंडामेंटल राइट के जो कि 25 या फिर 26 के अंदर कंसिडर हुआ है, क्योंकि ये आर्बिट्ररी उस एंगल से हुआ नहीं। एसजी बॉम्बार्डियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो आपका केस है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका केस है, सेक्शन 124A आईपीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से जुड़ा हुआ केस है। इसके अंदर चीफ जस्टिस आपके जो थे आपके एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली ने ये कहा कि जितने भी आपके पेंडिंग ट्रायल है ना 124A के अंदर, जितने अपील्स हैं, जितनी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, उनको जो है अभी अबेयंस में रखा जाएगा अंटिल एनी फर्दर जो ऑर्डर हमें बेसिकली पास करना उसके तक आप इसको रखो। उन्होंने फर्दर बोला कि जो एडजुडिकेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शंस जो कि उस पूरे आपके अक्यूज के अगेंस्ट में लगे हैं अपार्ट फ्रॉम 124A, वो अपना वैसे ही चलते रहेंगे विदाउट एनी प्रीजुडिस जो कि कॉज हो सकती है अक्यूज को। फर्दर उन्होंने कहा कि भाई जो सेंटर है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिफ्रेन करेगी कोई भी नई एफआईआर दर्ज करने में, वो नहीं दर्ज करेगी अंडर द सेट प्रोविजन, और आफ्टर जब तक इसका रिकंसिडरेशन नहीं होता है तब तक ये जैसा है एकदम फ्रीज आपका रहेगा मामला। ठीक, फर्दर बोला कोर्ट ने कि जो बंदे यहाँ पे पहले से अक्यूज बुक है 124A में और वो जेल में है, अगर वो जो है कंसर्न कोर्ट में जाए और कहें कि भाई हमको आप बेल दो यहाँ पर। और उन्होंने फर्दर ये भी बोला कि मान लो कोई नया फ्रेश केस यहाँ पे रजिस्टर होना है, ठीक है, यहाँ पे कर रही है पुलिस मान लो, या कोई अप्रोप्रिएट उसमें पार्टीज हैं जो कि कोशिश कर रही है, तो वो एट लिबर्टी हैं कि वो अप्रोच कर पाए कोर्ट को, अक्यूज यहाँ पे कर पाए अप्रोप्रिएट रिलीफ के लिए कि भाई हमको यहाँ पे जो है छोड़ा जाए। और जो कोर्ट्स हैं उससे रिक्वेस्ट उन्होंने करा कि आप एग्जामिन करो रिलीफ जो यहाँ पे सॉर्ट की जा रही है ऑन द अकाउंट जो कि ऑर्डर यहाँ पे पास करा गया है कोर्ट के द्वारा, इन अकाउंट उसको आप लेके चलो। विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो आपका केस है ये आपका एक लैंडमार्क केस है जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स के अंदर जो आपके अमेंडमेंट्स हुए थे उनको यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। कोर्ट ने बोला कि जो आपकी पावर होती है यहाँ पे ईडी के पास अरेस्ट करने की, अटैच करने की, प्रॉपर्टी को सर्च और सीजर करने की, वो सारी की सारी यहाँ पर ठीक है। और उन्होंने जो प्रोविजंस थे आपके सेक्शन 5 हो गया, 8 क्लॉज 4 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इन सबको यहाँ पे कहा कि सही है। जितनी पावर आपकी अटैचमेंट सर्च सीजर की सबको उन्होंने कहा सही है। फर्दर उन्होंने बोला कि जो आपका रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट है सेक्शन 24 के अंडर एक्ट के, उसका भी एक रीजनेबल नेक्सस है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट जिसके लिए वो बनाया गया था। फर्दर उन्होंने जो ट्विन कंडीशंस होती हैं बेल के लिए सेक्शन 45 के अंदर पीएमएलए के, उसको भी उन्होंने कहा कि वो सही है। और यहाँ पे उन्होंने फर्दर बोला कि जो पार्लियामेंट है ना आपकी, वो कॉम्पिटेंट है अमेंड करने के लिए सेट प्रोविजन को, जबकि 2018 में उन्होंने करा इवन आफ्टर यहाँ पे जो कोर्ट थी उन्होंने निकेश ताराचंद शाह के केस में कुछ और बात कही थी। उसके अलावा भी जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर है कि वो यहाँ पे अमेंडमेंट इस तरीके के ला सकती है। आयशा शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो आपका केस है ये आपका आर्टिकल 25 से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट यहाँ पे दिया हिजाब बैन केस के अंदर जो कि कर्नाटका में आपका हुआ था। यहाँ पे आपकी जो 2 जज की बेंच थी उसमें आपके पहले जज थे जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिन्होंने बोला डिसमिस करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट के डिसीजन को, अपील को जो आई थी उसकी बेसिकली उसको, कि जो राइट होता है रिलीजियस बिलीफ जो आपकी होती है आपका, वो आप कैरी आउट नहीं कर सकते हो एक सेकुलर स्कूल में, धर्मनिरपेक्ष स्कूल में जो कि मेंटेन हो रहा है स्टेट के पैसों से। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके राइट टू फ्रीडम आपका जो है रिलीजन का, वो आपका एब्सोल्यूट नहीं है और वो आप सब्जेक्ट कर सकते हो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर में। उन्होंने इंटरप्रेट करा जो कर्नाटका स्टेट का सर्कुलर था जो हेड स्कार्फ्स को, बुरखे को, बेसिकली हिजाब को सॉरी बैन कर रहा था, कि वो था फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी एंड डिसिप्लिन स्कूल के अंदर। वाइल यहाँ पे ऑन द अदर हैंड जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हेल्ड ये करा कि जो आपका हाई कोर्ट है वो जो जजमेंट उन्होंने दिया है वो एक इम्प्यून्ड डिसीजन है, ये कहते हुए कि जो गर्ल्स हैं अगर आप उनसे कह रहे हो कि वो अपना हिजाब यहाँ पे उतारें एट स्कूल गेट्स, तो वो उनकी इन्विजन ऑफ प्राइवेसी है जो कि आर्टिकल 21 पे सीधा अटैक है, उनकी जो उनकी डिग्निटी है उसके ऊपर अटैक है। अल्टीमेटली जो सेक्युलर एजुकेशन है
कहीं ना कहीं वो उसका कहीं ना कहीं डिनायल वो हो रहा है। और उन्होंने फर्दर ये पॉइंट आउट करा कि एक हिजाब पहनने से ये चीज़ बेसिकली पब्लिक ऑर्डर के, मोरालिटी के, या हेल्थ के, या डिसेंसी के, या फिर जो अदर ग्राउंड्स होते हैं कर्टेल करने के फंडामेंटल राइट्स को, उसके अंदर कहीं भी नहीं आता है और इस चीज़ को हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। जीटी गिरीश वर्सेस वाई सुब्बा राजू, ये जो आपका केस है, आपका सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक केस है। और इसमें जो बेंच थी वो थी जस्टिस के एम जोसेफ और पी एस नरसिम्हा की। और इसमें इन्होंने देखिए क्या बोला, इन्होंने बोला कि आपका एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होता है, जो कि एक सबॉर्डिनेट बॉडी बनाती है जिसको कि डेलीगेट की जाती है पावर कि आप कोई स्टैट्यूटरी रूल्स बना लो, ठीक है, ये जो आपका पूरा जो चीज़ होती है ना, इट शुड बी कंसिडर्ड एज लॉ अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको जो सेक्शन 23 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये स्टेट करता है कि भाई देखो, अगर कोई कंसिडरेशन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है किसी एग्रीमेंट का, वो लॉफुल है, तब तक लॉफुल है जब तक वो जो आपका कंसिडरेशन है वो फॉरबिडन ना हो लॉ के द्वारा। मतलब अगर ऐसी कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट के अंदर जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड यहाँ पे हो नहीं सकता है, लॉफुल यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये कोर्ट ने बोला। और उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये जो लॉ है जो कि फॉरबिड कर रहा है, वो अगर एक स्टैट्यूटरी रूल भी है ना, तब भी यहाँ पे उसको हम लोग सेक्शन 23 के अंदर कंसिडर करेंगे। कोर्ट यहाँ पे बेसिकली जो कंसिडर कर रही थी वो अपील कंसिडर कर रही थी, जो कि अराइज हुई थी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट से, जो कि डिफेंडेंट में जहाँ पे ये पॉइंट आउट करा था कि जो बैंगलोर के रूल्स ऑफ अलॉटमेंट है 1972 के, वहाँ का रूल 18(2) एक एम्बार्गो लगाता है एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 10 साल के उसके लिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है देयरफॉर लॉफुल नहीं होगा। और यहाँ पे बेसिकली जो इशू आया वो ये था कि अगर इस तरीके का जो एम्बार्गो है ये लगा हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, या फिर इम्प्लाइडली उसको हम लोग बेसिकली एलिनेट करना चाहते हैं इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्रेसली, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफीट कर देगी जो ये रूल ना 18(2) इसको डिफीट कर देगी। तो क्या ये जो रूल है ये 23 के अंदर लॉ है या फिर नहीं, तो इस पे इन्होंने कहा कि वो स्टैट्यूटरी रूल जो है वो आपका लॉ के अंदर यहाँ पे आएगा। जया बेन वर्सेस तेजस कानूभाई जाला, अब यहाँ पे जो केस है इसके अंदर सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी यूज हुआ है। और यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस एम आर शाह और बीवी नागरत्ना की, जिन्होंने हेल्ड ये करा कि इन केस जहाँ पर एक आपका कूड़ा उठाने वाला पर्सन, स्क्रैप पिकर, उसको पीट पीट कर यहाँ से जान से बेसिक इसको मार दिया गया, और ये सारी की सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज के अंदर रिकॉर्ड हुआ, उसका मोबाइल फुटेज जो पूरा का पूरा है। यहाँ पर ऐसे केस में एक अक्यूज को अगर गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि भाई यहाँ पे हम आपको जो है बेल पे रिलीज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें लगता नहीं है कि आप वहाँ पे केवल खड़े थे, आपने इंसिडेंट में पार्ट नहीं लिया, ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। और यहाँ पे सेक्शन 25A के अंदर जो डायरेक्टर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है स्टेट के द्वारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि ऐसे केसेस में जो अक्यूज्ड है उसके जो बेल भी इसको मिली है उसको यहाँ पे अपील में डाला जाए। और जो कि यहाँ पे स्टेट ने अपील यहाँ पे फाइल नहीं करी, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो राइट्स होते हैं विक्टिम का, उसको ये लोग फेल कर गए हैं प्रोटेक्ट करने में। और जो कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा इम्प्यून जजमेंट है जिसमें कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल भी फैक्ट्स को कायदे से कंसिडर नहीं करा। यहाँ पे कोर्ट ने क्या करा कि उन्होंने रिलीज कर दिया यहाँ पे अक्यूज्ड को जो बेल पे था, उसको यहाँ पे उन्होंने बेल को सीधे सीधे कैंसिल करा और कहा कि ये जो चीज़ हुआ पूरी तरीके से गलत है और यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। मनोज कुमार खोखार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे सेक्शन 439 जो सीआरपीसी है उसके अंडर एक जजमेंट है जहाँ पे जस्टिस एम आर शाह और बीवी नागरत्ना की बेंच ने ये हेल्ड करा कि आपकी जो बेल होती है ना, अगर उसको ग्रांट करा गया है एक क्रिप्टिक और कैजुअल ऑर्डर के थ्रू विदाउट कंसिडर करने मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस, तो ऐसा बेल ऑर्डर आप ग्रांट नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ऐसा ग्रांट नहीं कर सकता। फर्दर उन्होंने क्लैरिफाई करा कि अगर मान लो यहाँ पे भले कोई भी न्यू सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे नहीं डेवलप होते हैं, जब ग्रांट हुआ बेल उसके बाद में, यहाँ पे स्टेट तब भी एंटाइटल्ड है, उसके पास ये राइट है स्टेट के पास कि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल सीक कर सकता है अगर यहाँ पर लगता है स्टेट को कि जो मटीरियल एस्पेक्ट्स थे यहाँ पर केस के उनको इग्नोर करा गया, और अगर एक प्राइमा फेसाई केस बिल्ड हो रहा है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, इस्टेब्लिश हो रहा है, तो यहाँ पे एक हायर फोरम के सामने बेल की जो एप्लीकेशन है उसकी कैंसिलेशन का बेसिकली एप्लीकेशन जो है जाना चाहिए हायर फोरम के पास, और बेल को कैंसिल यहाँ पे स्टेट को करवाना चाहिए।
जयप्रकाश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी से जुड़ा हुआ केस है, जिसमें कि आपकी बेंच थी जस्टिस एनवी रमन्ना, कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की, जिन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि आपका जो पर्पस है 313 सीआरपीसी का वो ये है कि ये प्रोवाइड करता है अक्यूज्ड को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कि वो जो अपनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेज है ना उनको वो एक्सप्लेन कर पाए, जो कि उसके अगेंस्ट में यहां पर इमर्ज हो रही हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल। और ये जो आपकी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है जो उसको दी जाएगी कि वो अपनी जो सर्कमस्टांसेस है वो बता पाए, वो बेसिकली एक समझ लो फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे होगा, जहां पे वो अपने जो डिफेंस होता है उसको आर्टिकुलेट कर पाएगा और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो उसको प्रॉपरली दे पाएगा। फर्दर उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 313 है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल राइट कंसिडर यहाँ पे देता है, बेसिकली कंसिडर हम लोग करेंगे इसको एज अ वैल्यूएबल राइट अक्यूज को जो कि दिया जाता है ताकि वो इस्टेब्लिश कर पाए अपनी इनोसेंस को, और एज वेल एज वो ये आप कह सकते हो कि ये बियॉन्ड एक स्टैट्यूटरी राइट के जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये बेसिकली, जो कि फेयर ट्रायल का होगा अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने जो राइट है यहाँ पर 313 के अंदर उसको कहीं इन्होंने एक हायर पेडेस्टल पे डाला है इस केस के थ्रू। XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये जो आपका केस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। रूल 3BA ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स का ये केस है। यहाँ पे बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ JV पारदीवाला की, और इन्होंने यहाँ पे हेल्ड ये करा कि जो आपका रेप होता है ना उसको हम लोग मानेंगे कि उसमें इंक्लूडेड है मैरिटल रेप ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांस में इन्होंने कहा कि मैरिटल रेप एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और फर्दर इन्होंने बोला कि जो आपकी वाइव्स हैं अगर उनको बेसिकली जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव्ड है आउट ऑफ फोर्स सेक्स बाय देयर हस्बैंड, वो बेसिकली विद इन द एम्बिट आएंगी ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और इंसेस्ट यहाँ पर। और जो आपका ये टर्म मेंशन्ड है रूल 3BA के अंदर प्रेगनेंसी रूल्स के, उसके अंदर में ये आएंगी। और जो ये आपका रूल 3BA है ना इसके अंदर बेसिकली कैटेगरीज दी हुई हैं कि जो वुमेन है वो बेसिकली टर्मिनेशन कर सकती हैं सीक प्रेगनेंसी की फॉर द टर्म ऑफ 20 to 24 वीक्स। और कोर्ट ने यहाँ पे ये भी स्टेट करा कि एक अनमैरिड वुमेन भी एंटाइटल्ड है अबॉर्शन सीक करने के लिए अगर वो 20 से लेकर 24 वीक के राइज उसमें हो रहा है आउट ऑफ अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर वो चाहे तो कर सकती है। जिगर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, यहाँ पे ये जो केस है ये आपका 167(2) ऑफ सीआरपीसी से जुड़ा हुआ केस है, और इसके अंदर जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच ने ये ऑब्जर्व करा कि अगर फेलियर है अक्यूज के उसके ऊपर कि उसको प्रोड्यूस नहीं करा गया कोर्ट के सामने, जब ये कंसिडर किया जा रहा था कोर्ट में कि उसकी जो एप्लीकेशन होती है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो इन्वेस्टिगेशन का होता है, अगर आपने उसको प्रेजेंट नहीं करा यहाँ पे जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के टाइम की बात हो रही है एप्लीकेशन लिखी जा रही है, तो वहां पर ये एक वायलेशन है सीधे सीधा फंडामेंटल राइट्स का जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ है। फर्दर कोर्ट ने बोला इसमें कि अगर आप वहां पे प्रेजेंस नहीं यहाँ पे अक्यूज की ला पा रहे हो, ना आप उसको फिजिकली ला पाए मतलब वहां पे इन पर्सन ला पाए, ना आप उसको वर्चुअली यूजिंग वेबकैम या सबके कुछ उसके थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ला पाए, और ना फिर यहाँ पे आपने फर्दर इन्फॉर्म करा उसको जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे जब उसने एप्लीकेशन मेक करी है कि उसकी एक्सटेंशन होने वाली है टाइम की, उसको यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, उसको आपने इन्फॉर्म भी नहीं करा अक्यूज्ड को, तो ये जो है आपका एक मेयर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है कि आप कह दो कि यार ये तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे सीधा सीधा एक ग्रोस इलीगैलिटी है जो कि वायलेट करती है राइट्स को अक्यूज के, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिए हुए हैं। छुटकाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो आपका केस है इसमें सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी यूज हुआ है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंसान था जिसने कि बेसिकली रेप और मर्डर किया था एक 6 साल की बच्ची का, फिर इसको डेथ सेंटेंस मिल गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, और यहाँ पे इन्होंने इस मैन को अक्विट सीधे सीधे करा। और कोर्ट ने नोट ये करा कि भाई यहाँ पे ना बहुत सारे सीरियस कॉन्ट्रडिक्शंस थे इनहेरेंट, जो कि स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए थे, बयान दिए गए थे प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के द्वारा कि एक विटनेस ने एक बात बोली, दूसरे विटनेस ने दूसरी बात बोली, और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही इस चीज़ को पूरी तरीके से ओवरलुक कर दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसको लेकर कोर्ट ने बोला कि भाई देखो अगर कोई इंसान है, अगर वो विक्टिम है इनजस्टिस का, तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे विक्टिम के साथ यहाँ पे इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं कि हम लोग किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पे इनजस्टिस का विक्टिम बना दें, ताकि जो विक्टिम है उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ उसको हम लोग कॉम्पनसेट यहाँ पे कर पाए। फर्दर यहाँ पे बेंच ने ऑब्जर्व करा कि जो अक्यूज्ड है वो इतना गरीब है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता एक लॉयर यहाँ पे सेशंस कोर्ट के सामने, और आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के सामने यहाँ पे एक एमिकस उसको प्रोवाइड करा गया था, और यहाँ पे वो बंदा फिर अपना केस आगे उस हिसाब से बढ़ा पाया।
सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, ये जो आपका केस है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका केस है। सेक्शन 41 और 41A ऑफ सीआरपीसी से जुड़ा हुआ, जिसमें कि जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने ऑब्जर्व करा कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस होती है सेक्शन 41 और 41A के अंदर दिए हुए प्रोविजंस की एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, तो वो यहाँ पर एंटाइटल कर देगा अक्यूज्ड को कि उसको यहाँ पर बेल कोर्ट दे दे। फर्दर उन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि सेक्शन 41 और 41A आर्टिकल 21 के फैसेट्स हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो कंप्लाई करे सेक्शन 41 और 41A के साथ। और जो भी यहाँ पे जो डायरेक्शंस इशू करे गए थे अनिश कुमार के जजमेंट में, उनको यहाँ पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी अगर डायरेक्शन होता है, कोई यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होती है जो कि फॉलो नहीं करी जाती है ऑन द पार्ट यहाँ पे पुलिस के द्वारा, तो ये यहाँ पे नोटिस में लाई जानी चाहिए हायर अथॉरिटीज़ के जो पुलिस के हैं उनके सामने बाय द कोर्ट इटसेल्फ, और अकॉर्डिंगली उन पुलिस ऑफिसर्स के पास जो है अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, जो कि अगर यहाँ पे जो 41 और 41A के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको सही से फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोर्ट ने ये सीधे सीधे बोला। कोर्ट ने फर्दर स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करा, यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट करा कि भाई आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स निकालिए, ताकि जो प्रोसीजर होता है जो फॉलो होना है 41 और 41A के अंडर, उसको यहाँ पे कायदे से इंप्लीमेंट यहाँ पे करवाया जा सके। गुलाम हसन बेग वर्सेस मोहम्मद मकबूल मगरेब, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 227 और 228 ऑफ सीआरपीसी से जुड़ा हुआ केस है, जिसमें कि कोर्ट ने इंपॉर्टेंस को समझाया कि जो रोल होता है ना ट्रायल कोर्ट्स का, स्पेशली जब वो लोग चार्जेस को फ्रेम कर रहे हैं तो वो क्या होता है। और यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस AM खानविलकर, अभय एस ओका और JB पारदीवाला की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो कोर्ट्स होती है ना ट्रायल कोर्ट, उनके पास एक ये ड्यूटी होती है कि वो अपना दिमाग अप्लाई करे जब वो फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे चार्ज को, और उनको यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना है कि बस आया आपने थप्पा लगाया और उठा के आगे आपने भेज दिया। आपको जो एंडोर्समेंट देनी है चार्जशीट की, जो आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है पुलिस के द्वारा, वो बिना दिमाग लगाए आपको नहीं करना है, और आपको बिना यहाँ पे ब्रीफ रीजंस रिकॉर्ड करे इन सपोर्ट की क्यों आप ये बेसिकली जो यहाँ पे जो आपकी चार्जशीट है इसको आप क्यों आगे भेज रहे हो, उसको आपको ओपिनियन के साथ सपोर्ट करना है। और ये जो चीज़ है ये कॉन्टिन्यूअंस है यहाँ पे लॉ के द्वारा। फर्दर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है वो यहाँ पर अक्यूज्ड को केवल इसीलिए नहीं मर्डर चार्जेस से यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जो इंडिकेशन था कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो आपका एक कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर का एपिसोड है, रादर देन कि अक्यूज ने वहां पे कुछ यहाँ पे एक्शन लिया हो जिसकी वजह से डेथ कॉज हुई है। रवि शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 378 सीआरपीसी से जुड़ा हुआ एक केस है, जिसमें कि जस्टिस AS ओका और MM सुंदरेश की बेंच ने ऑब्जर्व करा कि जो आपका लॉ है ना उसमें प्रिज्यूम करा जाता है, एक डबल प्रिजम्पशन यहाँ पर होता है जो कि फेवर में होता है अक्यूज के, जब यहाँ पे एडजुडिकेशन प्रॉपरली करा गया हो ट्रायल कोर्ट के द्वारा। उन्होंने फर्दर बोला कि भाई हमें लगता है कि जो हाई कोर्ट है आपकी यहाँ पर इस केस में, उनको थोड़ा सा ना स्लो होना चाहिए था, धीमा होना चाहिए था, जब वो जो एक्विटल का ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का फर्स्ट इंस्टांस की, उसको आपने जब रिवर्स यहाँ पे करा है। जब आप बेसिकली डील कर रहे हो कोई भी ऐसी अपील के उसमें जो कि एक्विटल के अगेंस्ट में है बाय इन्वोकिंग सेक्शन 378 और सीआरपीसी, तो जो एपेलेट कोर्ट है उसको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि जो ट्रायल कोर्ट थी क्या उसके व्यू में उसने क्या यहाँ पर, अगर जो ट्रायल कोर्ट का व्यू है उसको क्या हम लोग टर्म कर सकते हैं एज अ पॉसिबल वन, पर्टिकुलरली जब यहाँ पे जो एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड है उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट का व्यू है क्या उसको हम लोग सही मान सकते हैं। और यहाँ पे फर्दर कोर्ट ने बोला कि अगर हमें लगता है कि जो रीजनेबल कंक्लूजन यहाँ पे हम लोग पॉसिबल है यहाँ पे आप आना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो कि ऑन रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे एपेलेट कोर्ट को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए जो एक्विटल की फाइंडिंग है जो कि रिकॉर्ड करी गई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। मतलब वहाँ पे बिल्कुल बिना किसी रीजन के, अगर मान लो उनको डाउट नहीं लग रहा है तो उनको हस्तक्षेप यहाँ पे जजमेंट के साथ नहीं करना चाहिए। मोहम्मद जुबैर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इस केस के अंदर एक 3 जज की बेंच ने, जो कि आपके मेंबर्स थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना ने, डायरेक्ट करा कि जो ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर,
उनको यहाँ पर बेल पे हम लोग यहाँ पे एनलार्ज करते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो एक पर्सनल रिलीज बॉन्ड यहाँ पे 20,000 रुपए के अमाउंट का यहाँ पे रखेंगे विद रिस्पेक्ट्स टू जो 6 FIR उनके खिलाफ फाइल हुई थी एट वेरियस प्लेसेस। कोर्ट ने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये बोला कि आप क्रिमिनल लॉ को और उसके प्रोसेसेस को इंस्ट्रूमेंटलाइज नहीं कर सकते एज अ टूल ऑफ हरासमेंट। और बेसिकली इन्होंने कहा कि जो ये स्टेट है वो कहीं ना कहीं हरास करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर मिस्टर मोहम्मद जुबैर को। फर्दर उन्होंने बोला कि जो आपकी FIRs हैं मोस्टली उसके अंदर सेक्शन 153A, 295A और 298A और सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट के अंदर यहाँ पे इनको बेसिकली FIRs में इम्प्लीकेट करा गया है। और फर्दर इनको जो ये धाराएं हैं ये पनिश करेंगी फॉर 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और एलेज ये करा गया कि मिस्टर जुबैर ने यहाँ पे हर्ट करी थी रिलीजियस फीलिंग्स अपने ट्वीट्स के थ्रू। और ये भी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये सब जो FIRs थी ये डॉर्मेंट थी 2021 थे जिनको कि एक्टिवेट कर दिया गया और सर्टेन न्यू FIRs यहाँ पे रजिस्टर फर्दर यहाँ पे बाद में हुई थी। ये केस है जिसमें कि एक मर्डर केस हुआ था जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दी थी यहाँ पे मेन अक्यूज को यहाँ पे बेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी। और यहाँ पे जो 3 जज की बेंच थी जस्टिस NV रमन्ना, कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की, उन्होंने कहा कि ये जो बेल यहाँ पे कैंसिल करी गई है वो बेसिकली जो हाई कोर्ट है उसको यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना चाहिए था सारे फैक्टर्स को, जैसे कि क्रिमिनल हिस्ट्री हो गया अक्यूज्ड का, नेचर क्या था क्राइम का वो देखे, मटेरियल एविडेंसेस जो अवेलेबल है वो देखा जाए, फिर ये भी देखा जाए कि जो इन्वॉल्वमेंट है अक्यूज्ड का सेड क्राइम में वो कैसा था, रिकवरी जो थी वेपन की उसके पोजीशन से में जो था वेपन वो क्या था कैसा था। और ये फर्दर उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है और डिस्क्रेशन होता है कि वो कैंसिल कर सकता है बेल को अक्यूज्ड के इवन इन एब्सेंस ऑफ सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस, जिसको कि लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर आपके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और बाकी चीज़ें भी ले डाउन करी थी। टी स्वामी वर्सेस कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो आपका केस है ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ा हुआ एक केस है जिसमें कि कोर्ट ने ये कहा कि जहां पर अगर आपको बंद करना है एक कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को, जिसको कि ये कहा गया कि भाई इसके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस है नहीं, बंद करो इसको। यहाँ पे इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK महेश्वरी की बेंच ने बोला कि अगर आपको यहाँ पे इस फैक्ट बेसिकली फैसिलिटी को क्लोज करना है केवल इस ग्राउंड पे कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया था, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होगा, स्पेशली जब जो फैसिलिटी है वो ऑपरेट कर रही थी रिक्विजिट कंसेंट के साथ में। और कोर्ट ने यहाँ पे जो NGT का वर्डिक्ट था ना उसको यहाँ पे बेसिकली अपहेल्ड करा था, जिसमें कि अपीलेंट ने यहाँ पे कहा कि जो मेडिकल आपकी वेस्ट फैकल्टी है वो हम लोग काफ़ी दिनों से ऑपरेट कर रहे हैं रिक्विजिट कंसेंट के साथ, और उसको यहाँ पे बंद नहीं किया जा सकता है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, बिकॉज ये जो पूरी चीज़ है ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक के लिए बेनिफिशियल एक आपका एस्पेक्ट है इस पूरे फैसिलिटी का, तो उसको बंद करना ठीक नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही में अगर आपने हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं करा है, खास करके लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स और या फिर आपका एसेंशियल्स कोर्स में, तो आप ज़रूर वहाँ पे ट्राई करिए एनरोल करने का, बिकॉज अभी थोड़े से दिन आपके कम बचे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़रूरत हो यहाँ पे एक्स्ट्रा अन्य प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस। बाय। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरपाल, यहाँ पे आपका जो ये केस है इसके अंदर आपके जस्टिस MR शाह और BV नागरत्ना की बेंच ने ये ऑब्जर्व करा कि अगर मान लो कोई कन्विक्शन हमें देना है किसी भी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जिसने कि कोई क्राइम कमिट करा है, तो वो हम लोग केवल ऑन द बेसिस ऑफ सोली डाइंग डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, और बिना डाइंग डिक्लेरेशन को कोरॉबोरेट करे बिना भी ये काम हो सकता है सोली केवल उसी बेसिस पे। कोर्ट ने फर्दर बोला कि जो आपकी कोर्ट है वो अगर सेटिस्फाइड है, ट्रायल कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो अगर सही है और अगर वो अपने स्वेच्छा से दी गई है कि जिस पर्सन की डेथ हो रही है वो अपनी मर्जी से उस चीज़ को दे रहा है, तो उसके ऊपर कन्विक्शन को बेस किया जा सकता है बिना किसी कोरॉबोरेशन के। और उन्होंने फर्दर ये जो चीज़ बोली थी वो बोली थी रिस्टोर करते हुए कन्विक्शन को ऑफ अ मर्डर अक्यूज, जिसको कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे कन्विक्शन दिया था। कोर्ट ने फर्दर आपका एक जो केस है उसको साइड करा, कुशल रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे थे प्रिंसिपल्स एज टू जो सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके के अंडर जो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन होती है वो आपके एक्सेप्ट हो सकती है बिना किसी कोरॉबोरेशन के। वसुधा सेठी वर्सेस किरण वी भास्कर, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 13 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से जुड़ा हुआ केस है, जिसमें कि जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच ने ऑब्जर्व करा कि जब राइट ऑफ पेरेंट्स जो होते हैं अगर वो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करें तो वो आपके बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाते हैं जब कोर्ट को कंसिडर करना है
उस मैटर को जहां पे हमें कस्टडी ऑफ अ माइनर चाइल्ड की बात करनी है। पेरेंट्स के क्या राइट्स है दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज यहाँ पे अगर मान लो एक पिटीशन है फॉर सीकिंग हेबियस कॉर्पस या फिर एक कस्टडी पिटीशन भी है, तो जो प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे ये सारे कानून वर्क करते हैं वो होता है सेक्शन 13(1) के अंदर कि जो वेलफेयर होगा चाइल्ड का वो एक पैरामाउंट कंसिडरेशन है। और किसी भी उसमें जो आपका प्रोवाइडेड है सेक्शन 13(1) में, जब अपॉइंटमेंट या डिक्लेरेशन होना है गार्जियन का माइनर के लिए, तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को ही सबसे ज्यादा मेन कॉर्नर स्टोन प्रिंसिपल मान के कोर्ट यहां पर चलेगी। अरुणाचला गुंदर वर्सेस पुन्नुसामी, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 15(1) से जुड़ा हुआ एक काफी अच्छा केस है, जिसमें कि जस्टिस एस ए नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने ये हेल्ड करा कि अगर मान लो एक आपकी फीमेल हिंदू है जो कि इंटरस्टेट डाई करती है, मतलब बिना किसी विल के डाई करती है, और उसने कोई भी अपने यहाँ पे उसके बच्चे नहीं थे, डॉटर नहीं थी, सन कोई नहीं था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होगी फ्रॉम जो उसके आपके फादर हैं या जो मदर है उसके साइड से जो मिली है वो उनके एयर्स को जाएंगे, उनके फादर या मदर के, मतलब मामा वगैरह की साइड चला जाएगा। वेराज जो प्रॉपर्टी आपकी इनहेरिट हुई है फ्रॉम हर हस्बैंड या फिर फादर इन लॉ के थ्रू जो उसको मिली होगी, वो जो है उसके हस्बैंड के साइड में, मतलब चाचाओं के साइड में जो उनके भाई वगैरह होंगे उनको चली जाएगी, जब जो ये फीमेल है इसके कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि वो डाई करती है लेकिन उसके यहाँ पर उसका हस्बैंड भी जिंदा है उस औरत का और उसके बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर सेक्शन 15(1)(a) यहाँ पे उपयोग में आएगा। और वहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी भले ही हो उसके माँ बाप की तरफ से, मतलब जो उसके मान लीजिए उसके बच्चे हैं उनके लिए जो उनके नाना या नानी की जो तरफ से प्रॉपर्टी आई है वो जो है साइमल्टेनियसली, नाना नानी की तरफ से आई हुई प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली उस जो आपकी विमेन है उसके हस्बैंड पे और उसके बच्चों के साथ यहाँ पे डिवॉल्व होगी एज पर सेक्शन 15(1)(a) ऑफ द एक्ट। ये चीज यहाँ पे कोर्ट ने बोली है। रोहित थम्मा गोडवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, अब ये जो आपका केस है इसमें जस्टिस AM खानविलकर और CT रवि कुमार की बेंच ने ये ऑब्जर्व करा कि जब हम लोग इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं कि किसी बच्चे की विश या फिर डिजायर क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है जब कस्टडी की बात आती है तो वो डिफरेंट है फ्रॉम द क्वेश्चन कि वो जो बच्चा है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या होगा, सबसे अच्छा उस बच्चे के लिए क्या होगा। जो क्वेश्चन होता है कि उस बच्चे की डिजायर या फिर विश क्या है, उसकी वो क्या है, वो हम लोग असर्टेन कर सकते हैं उस बच्चे से इंटरेक्ट करके, बात करके। बट जो क्वेश्चन है कि बेस्ट इंटरेस्ट में क्या रहेगा चाइल्ड के, सबसे अच्छा बच्चे के लिए क्या रहेगा, वो एक ऐसा मैटर है जो कि डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा जब वो सारे रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पे अकाउंट में ले लेती है। फर्दर उन्होंने कहा कि जो आपके कपल्स होते हैं ना, जब वो एक दूसरे से मतलब अपना तलाक के उसमें झगड़ा कर रहे हैं, जो भी उनके बीच में चल रहा है, कस्टडी बैटल चल रही, कुछ भी चल रहा है, और वहाँ पे वो एक दूसरे से चाहते हैं कि भाई पीछा छुड़ा ले, तो वो किसी भी लेवल तक यहाँ पे जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। और ये जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा गलत होती है, बिकॉज वो एक दूसरे को कहेंगे कि ये लेडी अनवर्दी है, ये जो पर्सन है, ये जो आपका वो है हस्बैंड, ये अनवर्दी है, ताकि उनको कस्टडी ऑफ चाइल्ड जो है वो मिल सके। और ये जो चीज़ है उसके आपके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड और विश ऑफ द चाइल्ड जो होती है और उसके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, ये दोनों चीजें अलग अलग मानी जाएंगी। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस आर्केरॉल मित्तल निपॉन स्टील लिमिटेड, ये जो आपका केस है इसके अंदर आपकी जस्टिस MR शाह और संजीव खन्ना की बेंच ने ये हेल्ड करा कि अगर मान लीजिए एक आपका टैक्स एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन है और उसको अगर हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसको हमें स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना है। ये नहीं है कि हम लोग उसको लैक्सिटी देंगे या कुछ अलग तरीके से कंस्ट्रू करेंगे। अगर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है या फिर एक एग्जेम्प्टिव प्रोविजन दिया हुआ है टैक्सिंग स्टेट्यूट के अंदर, तो उसको आपको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना पड़ेगा। और ये कोर्ट्स के ऊपर नहीं है कि वो कोर्ट्स ओपन है कि वो जितनी कंडीशंस दी हैं यहाँ पर जो पॉलिसी है वहाँ पर उसको वो लोग इग्नोर करें, और जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है आपकी उसमें जो चीज़ें दी हैं उसको इग्नोर करें, और जो आपकी एग्जाम्पशन की नोटिफिकेशन है उसको वही मीनिंग दी जानी चाहिए जो कि जो लेजिस्लेचर चाहता था कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, वही होना चाहिए। फर्दर यहाँ कोर्ट ने बोला कि जो आपका स्टैच्यूटरी प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है एग्जाम्पशन, वो इन द लाइट ऑफ जो वर्ड्स यहाँ पे एम्प्लॉय करे गए हैं उनको समझाने के लिए,
उसके अंदर उसको करना चाहिए और उसके अंदर कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन में दिया हुआ है उस हिसाब से। फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल होती है वो इन टैक्सिंग इंस्टीट्यूट जो आपके होते हैं उनके अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है। जोगी राम वर्सेस सुरेश कुमार, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है, काफी अच्छा केस है जिसमें कि जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने एक बहुत ही पुराने केस के अंदर जो विल से रिलेटेड था उसमें ये हेल्ड करा कि भाई देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना सेक्शन 14 क्लॉज 1 का हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो ये है कि वो एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करे उस केस में जहां पर एक लिमिटेड इंटरेस्ट मिला हुआ है वाइफ को, जहां पर ऐसा जो लिमिटेड इंटरेस्ट आपका था उसका जो ओरिजिन है वो ऐसे लॉ के अंदर था जो कि उस जमाने में जिस टाइम ये करी गई होगी उस जमाने में जो लॉ था उसके हिसाब से इसको किया गया था। फर्दर इन्होंने कहा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं हो सकता कि एक हिंदू मेल है अगर उसने एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपनी ओन करी थी और वो अगर अपनी विल को यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा और यहाँ पे बेसिकली अगर वो लिमिटेड एस्टेट देता है अपनी वाइफ को तो सारे के सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस अगर टेकन केयर ऑफ हैं और अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये होल्ड कर दिया कि ये बात ऐसा इंप्लाई करती है, ये जो पूरा आपका प्रोविजन है 14 क्लॉज 1 और 2 का, इसमें ये चीज़ इंप्लाइड है कि जो वाइफ है वो यहाँ पे डिसइनहेरिटेड है विल के अंडर में। बट अगर हम लोग ये कहते तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा एज इफ कि अगर जो लिमिटेड स्टेट है वो यहाँ पे गिवन है जब, और जब वो लिमिटेड स्टेट आपका मैच्योर होगा वो आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बन जाएगा इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पे जो टेस्टेटर था मतलब जो मेल था वो चाहता क्या था, मतलब जो फीमेल यहाँ पे हैं इनको यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा और ये जो आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है ना ये आपका लिमिटेड इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं मैच्योर होके इनको मिलेगा। मैत्रा दोषी वर्सेस आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, ये जो आपका केस है ये काफी आपका इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो दोनों तरफ से ये आपका केस इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपकी जो बेंच थी जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी ने, उन्होंने ये हेल्ड करा कि देखिए जब आपके दो बोरोवर्स होते हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, ठीक है, जिन्होंने कर्जा लिया है, ठीक है, और अगर वो एम्बिट में फॉल करती हैं कॉर्पोरेट डेटर्स के, ठीक है, अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, तो ऐसा हमें कोई रीजन दिखाई नहीं पड़ता है कि क्यों जो 7 आपका सेक्शन है बैंक्रप्सी कोड का उसके अंदर इनके खिलाफ में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती हैं एज कॉर्पोरेट डेटर्स ये लोग हैं और जो क्रेडिटर्स है वो अपना पैसा वापस इनसे वसूल सकते हैं। बेसिकली केस यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जो आपका एक कॉर्पोरेट डेटर था उसने कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आप कह सकते हो साइन किया था कि हम दूसरी वाली पार्टी को यहाँ पे इंडेमनिफाई करेंगे इन द केस जब अगर मान लो ये पार्टी अपना ये वो हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, लेकिन बाद में फिर उस कंपनी ने कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फर्दर कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा होता है कि जो अमाउंट है यहाँ पे जो पैसा वसूला जाना है वो यहाँ पे रियलाइज नहीं हो पा रहा है दोनों कॉर्पोरेट डेटर्स में से, तो वो जो है फ्रॉम एक कॉर्पोरेट डेटर एक पार्ट लेंगे और जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो आप दूसरे कॉर्पोरेट डेटर से ले लेंगे, जो कि वो कि यहाँ पे एक को बरोबर है। और जो आपका एग्रीमेंट बना था उस एग्रीमेंट के अंदर भी इस केस में लिखा हुआ था कि वो जो दूसरी पार्टी वो एक को बरोबर है। हाउएवर एक बार जब क्लेम जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर का वो डिस्चार्ज हो गया, मतलब पैसा सारा उसको वापस मिल गया, तब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है रिकवरी का कि आप जो है क्लेम को ट्वाइस ओवर दोबारा लेना अपना कंटिन्यू कर रहे हो कि आपने एक से लिया फिर आप दूसरे से लोगे, ऐसा नहीं होगा। दावर्मन निर्मलकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, अब ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी से जुड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने ये ऑब्जर्व करा कि फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300, ठीक है, जहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो आपका लास्ट प्रोवोकेशन होता है ना उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा अंडर द लाइट ऑफ प्रीवियस प्रोवोकेटिव एक्ट्स और वर्ड्स जो कि सीरियस इनफ है कि वो अक्यूज्ड को हो सकता है उन्होंने कॉज कर दिया हो कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया, उसने उठा के एक फिट ऑफ रेंज में कोई काम यहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक जो लास्ट प्रोवोकेटिव एक्ट होता है जिसकी वजह से आपने कंट्रोल लूज किया उसके पहले के एक्ट को भी हमें कंसिडर करना है, वो तक तो ठीक है, लेकिन फर्दर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई करा कि ये जो प्रिंसिपल है ना ये इस बात से डू अवे नहीं करता है कि एक रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पर एक इमीडिएट
या फिर फाइनल प्रोवोकेटिव एक्ट या फिर वर्ड्स या फिर जेस्चर होने चाहिए कि मतलब एकदम से एक आखिरी चीज हुई, मेरा सेल्फ कंट्रोल छूटा, मैंने कोई काम कर दिया। फर्दर उन्होंने बोला कि ये जो डिफेंस है ये अवेलेबल नहीं होगा अगर एविडेंस के अंदर हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे कोई प्लानिंग हुई थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज कर मेरा जो है बेसिकली करती है उस एक्सरसाइज ऑफ कैलकुलेशन या फिर प्रीमेडिटेशन को, जो कि एक प्लानिंग के अंदर हमको दिखाई पड़ती है कि हाँ ये काम प्री प्लान्ड तरीके से करा गया और उसको केवल एक बहाना दिया जा रहा है कि हाँ यहाँ पर ये जो चीज़ थी ये फिट ऑफ रेंज में हुई है ताकि इनको एक्सेप्शन का फायदा मिल सके। दक्षाबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये जो आपका केस है इसके अंदर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी से जुड़ा एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि आपकी बेंच थी जस्टिस इंदिरा बनर्जी और वी सुब्रमण्यम की, जिसमें कि उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अगर एक एफआईआर मान लो फाइल करी गई अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर, तो इसको आप 482 के अंदर क्वैश नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि दोनों पार्टियों का भाई सेटलमेंट हो गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो होता है ना वो फॉल करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ हीनियस एंड सीरियस क्राइम्स, और उनको हमें ट्रीट करना है एज अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी एंड नॉट अगेंस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं पूरे समाज के अगेंस्ट में ये क्राइम हुआ है और ये बहुत ही हीनियस कैटेगरी का क्राइम है जो कि कोई प्राइवेट इन नेचर नहीं है, पर इसका एक सीरियस इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, जिसको कि आप क्वैश नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द ऑफेंडर और जो कंप्लेनेंट है उसके बीच में या फिर जो विक्टिम है उसके बीच में, ये कोर्ट ने साफ साफ बोला। अब जो हमारा अगला केस है वो है आपका विनोद कटारा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो आपका केस है ये आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट केस है और इसके अंदर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जेबी पारदीवाला ने ये ऑब्जर्व करा कि जब कोई आपका अक्यूज्ड ये कहता है कि भाई मैं एक जुवेनाइल हूं, उस केस में जो उसकी प्ली होती है ना जुवेनाइलिटी की, उसको हमें अलाउ करना चाहिए। जहां पे एकदम ना वैसी बात आ जाती है जहां पे बिल्कुल डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हाँ ये जो पर्सन है जुवेनाइल है कि जुवेनाइल नहीं है, उस केस में जो कोर्ट है उसको झुकना चाहिए टुवर्ड्स द फैक्टर कि ये जो बंदा जुवेनाइल है, बिकॉज यहाँ पर अगर जो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो वो जो इंटरेस्ट होगा ना चाइल्ड का उसके अगेंस्ट में होगा, और अगर वो एक बार जेल चला गया तो जो क्रिमिनल जस्टिस होता है ना सिस्टम आपका अडल्ट जेल्स का, उसके चंगल में वो अगर एक बार फंसा तो फिर वो उससे बाहर बिल्कुल अपना आ नहीं पाएगा बच के बहुत आसानी से। और हम लोग का जो ये भी बात देखने वाली वो ये है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर और जो पर्पस है आपका जुवेनाइल जस्टिस लॉ का वो ये है कि हम लोग यहाँ पे बच्चों की जुवेनाइल्स की रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन पे ध्यान दें, ताकि वो जो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बड़े होकर एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बन पाए और वो अपॉर्चुनिटी एंजॉय कर पाए अदर चिल्ड्रन की तरह, उसको हमें कहीं ना कहीं बढ़ावा देना है। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि वो पर्सन वो हो सकता है कि जुवेनाइल ना हो, वो बड़ा हो और हमें उसको यहाँ पे जो नॉर्मल जेल होती है वहाँ पे भेज देना चाहिए। वो है आपका पी धर्मराज वर्सेस शान मुगम का केस, जिसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी जो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की बात होती है और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों जो स्टेट्यूट थे इसको लेकर यहाँ पे जो आपकी बेंच थी वो थी जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और वी सुब्रमण्यम की, जिन्होंने हेल्ड ये करा कि जो कोर्ट होती है ना आपकी हाई कोर्ट, उसको भाई जब अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करना है ना कि जब वो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ अ सेटलमेंट, और यहाँ पे जो सेटलमेंट हुआ था वो हुआ था बिटवीन अ मिनिस्टर एंड बिटवीन अ पर्सन जिसने कि मिनिस्टर को पैसे दिए थे कि भाई आप मेरी नौकरी लगवा दो, तो ये एक सीधे सीधे करप्शन का केस बनता है। और ऐसे में जो इफेक्ट होता है ना इस पूरी चीज़ का, इस सेटलमेंट का, अगर वो केवल कंप्लेनेंट या फिर अक्यूज के ऊपर नहीं बल्कि बाकी लोगों के ऊपर भी आएगा, बिकॉज अगर आपने एक करप्शन के मामले को आपने उठा के यहाँ पर कह दिया कि हम लोग सेटलमेंट के बेसिस पे पैसा वापस हो गया, हम लोग सेटलमेंट करते हैं, लेकिन जो बाकी लोगों ने जो पैसा दिया होगा, जिनका जॉब लग गया होगा, उनका क्या भाई? तो उस चीज़ को देखते हुए करप्शन को रोकने के लिए आप ऐसे केसेस में जहाँ पे अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पावर हो रही है, करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज हो रहा है, उसको आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं कि पैसा वापस हुआ और आपने उठा के क्वैश कर दी प्रोसीडिंग्स को 482 के अंदर या फिर 226 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये अग्रीमेंट होल्डर के बीच में कोई मनी वापस करने का केस नहीं है। यहाँ पे आपको जो पावर यूज करनी है कोर्ट को, वो बहुत ही सोच समझ के यूज करनी है, ये इस केस में कोर्ट ने कहा था। इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो आपका केस है ये आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट एक्ट 2009 से जुड़ा हुआ एक केस है, जिसमें कि
जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी इस एक्ट की उसको अपहेल्ड करा गया एक डिवीजन बेंच के द्वारा, जो कि थी जस्टिस संजीव खन्ना और बेलायम त्रिवेदी की। अब इसमें उन्होंने हेल्ड ये करा कि ये जो अमेंडमेंट आपका था ना पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी वाला, ये इक्वालिटी और फेयर ट्रीटमेंट लाता है उन टीचर्स के लिए जो कि एक एम्प्लॉय कंसिडर करे जाने चाहिए अंडर प्राइवेट स्कूल्स। और उन्होंने फर्दर बोला कि हम लोग हार्डली कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये चीज़ आर्बिट्रेरी और हाई हैंडेड एक्सरसाइज है। नोटिसबली जो आपका ये अमेंडमेंट लाया गया था ये बेनिफिट एक्सटेंड करता है ग्रेच्युटी की उन टीचर्स को जो कि यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिनको कि अर्लियर यहाँ पे डिप्राइव कर दिया गया था कि ये लोग एम्प्लॉय के उसमें आएंगे नहीं तो इनको ग्रेच्युटी हम लोग देंगे नहीं। और जो कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे बेंच के सामने था वो यही था कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है अमेंडमेंट की, जिसने कि सेक्शन 2E जो था उसको इंसर्ट करा, सेक्शन 13A को इंसर्ट करा, जिसकी वजह से ये चेंजेस आए कि ग्रेच्युटी जो पहले नहीं मिलती थी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर्स को वो मिलने लगी। क्या वो चीज़ सही है और जो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है 3/4/1997 से, क्या वो सही था या फिर नहीं था? इस केस के अंदर ये था, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। नूर मोहम्मद वर्सेस खुर्रम पाशा, ये आपका केस सेक्शन 143 ऑफ एनआई एक्ट से जुड़ा हुआ केस है, जिसमें कि यहाँ पे हुआ क्या था कि एक ऑफेंडर था अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट और उसको यहाँ पे डिनाई कर दिया गया था क्रॉस एग्जामिन करने का राइट अपने विटनेस को अपॉन फेलियर कि उसने एंटरिम कंपनसेशन जो होती है 143A के अंदर वो उसने डिपॉजिट नहीं करी। इसको लेकर जस्टिस यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की बेंच ने बोला कि अगर आप ऐसा कोई ऑर्डर दे रहे हो जिसमें कि आप उसके राइट को ही फोरक्लोज कर दे रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं है विद इन द पावर्स जो कि कन्फर करी गई हैं कोर्ट को, और ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो है बियॉन्ड परमिसिबल एक्सरसाइज ऑफ पावर चला जाएगा कि आप अपनी पावर से आगे जाकर यहाँ पर कोई रिलीफ ग्रांट कर रहे हो। एसपी मणि एंड मोहन डेरी वर्सेस स्नेहलता एलान गोवन, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट से जुड़ा हुआ केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि अगर आपका हाई कोर्ट है वो क्वैश कर सकता है एक चेक केस को, तभी क्वैश कर सकता है जब उसको दिखाई देता है कि कोई ऐसा अनइम्पीचेबल और अनकन्वर्टेबल एविडेंस उनके सामने आया है जो कि ये बात इंडिकेट करे कि जो डायरेक्टर स्लैश पार्टनर है किसी फर्म का उसने यहाँ पर इशुएंस ऑफ चेक को कंसर्न ना किया हो, पॉसिबिलिटी ना हो। उन्होंने फर्दर बोला कि यहाँ पे जो वाइकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रिंसिपल है उसको हम लोग इन्फर कर सकते हैं अगेंस्ट द पार्टनर ऑफ द फर्म्स, स्पेसिफिकली जब यहाँ पे कंप्लेंट के अंदर जो स्टेटस है पार्टनर्स का विद रिस्पेक्ट टू द फर्म वो हमें दिखाई पड़ती है कि ये इन्फर हमारी हो रही है। और ये जो चीज़ थी ये बोली थी जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अब ये जो आपका केस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क केस है। इसके जो पुराना वाला जर्नैल सिंह था वो अलग था, ये अलग है, और ये भी आपका रिजर्वेशन प्रमोशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल 16 से जुड़ा हुआ एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें जस्टिस L नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और BR गवई की बेंच ने इश्यूज जो थे रिजर्वेशन प्रमोशन से जुड़े हुए उनको यहाँ पे डिस्कस करा और काफ़ी गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए इन रिलेशन टू रिजर्वेशन प्रमोशन। और उसमें कई ऐसे मामले थे जो कि उन्होंने कह दिया कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपना केस टू केस बेसिस पे डिसाइड इसको कर ले कैसे इसको करना है। और बाकी के जो ब्रॉडर इश्यूज थे जो कि बैच ऑफ पिटिशंस में यहाँ पे कॉमन में थे पर्टेनिंग टू जो इशू रिजर्वेशन प्रमोशन था उसको जो है उन्होंने 6 कैटेगरीज में यहाँ पे इसको वो करा और बिना उसके मेरिट्स में गए, ज़्यादा डिटेल में गए, हर इंडिविजुअल केस की उसमें गए, उन्होंने यहाँ पे उन इश्यूज़ के ऊपर अपना जो भी अपना देना था, गाइडलाइंस इश्यूज़ करनी थी, सब कुछ करना था, वो इन्होंने कर दिया। धनंजय राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 174 क्लॉज 2 ऑफ CIPC से जुड़ा हुआ एक केस है, जिसमें कि पटना हाईकोर्ट ने देखिए क्या किया था ना, एक अपील जो थी उसको यहाँ पे जो कि फाइल करी गई थी अगेंस्ट कन्विक्शन की, मतलब इस पर्सन का कन्विक्शन हो चुका तो वो उसको ओवरटर्न कराने के लिए इसने अपील फाइल करी। इसको यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ये आपकी कन्विक्शन की जो अपील है हम इसको रिजेक्ट करते हैं इस ग्राउंड के ऊपर कि आप भाई एब्सकॉन्डिंग हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी बेंच थी जस्टिस अभय ओक और MM सुंदरेश की, उन्होंने इस अपील को अलाउ करा। इन्होंने कहा कि कन्विक्शन की जो अपील है वो हम अलाउ करते हैं, ये तो आप अपना कन्विक्शन का जो आप अपील कर रहे हो ये आपका सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें गुस्सा समझ में आता है कि जो डिवीजन बेंच पटना हाई कोर्ट की कि यहाँ पे ये बंदा जो था अपेलेंट था ये एब्सकॉन्ड कर रहा था, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कहीं ना कहीं डिफीट कर रहा था, ये वेल अंडरस्टूड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एक ग्राउंड बना दो
कि आप उस बेचारे की अपील को डिसमिस कर रहे हो अगेंस्ट द कन्विक्शन जो कि पहले ही एडमिट हो चुकी है फॉर फाइनल हियरिंग, और नॉन प्रोसिक्यूशन अगर आप इसको कर दोगे विदाउट एडवर्टिंग टू इट्स मेरिट तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। और इन्होंने इस इम्प्यून जजमेंट को सेटिसाइड करते हुए कहा कि जो अपील है उसको हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट के पास रिमांड करते हैं फॉर रिकंसिडरेशन अपॉन इट्स मेरिट। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह, ये जो आपका केस है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 340 से जुड़ा हुआ एक केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि ये बात नेसेसरी नहीं है कि हम लोग एक अपॉर्चुनिटी दें हियरिंग की एक ऐसे अक्यूज को जो कि वुड बी अक्यूज, जो कि अक्यूज हो सकता है बिफोर कंप्लेंट फाइल हुई हो अंडर सेक्शन 195 340 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। यहाँ पे आपकी 3 जज की बेंच जो थी, जस्टिस एसके कौल, अभय ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की, उन्होंने एक रेफरेंस जो उनको किया गया था 2 जज की बेंच के द्वारा, उसको वो लोग आंसर कर रहे थे। और जो इश्यूज उनके पास आए थे वो ये थे कि क्या सेक्शन 340 के अंदर ये मैंडेटेड है या मैंडेट होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो और एक अपॉर्चुनिटी दी जाए यहाँ पर हियरिंग की वुड बी अक्यूज को बिफोर उसके यहाँ पे खिलाफ कंप्लेन मेड करी जाए 195 और सीआरपीसी के अंडर। और ये जो आपकी बेसिकली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, इसका स्कोप और एम्बिट यहाँ पे क्या होना चाहिए। स्मृति तुकाराम बडाडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो आपका केस था इसके अंदर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने ये नोट करा और गाइडलाइंस इशू करे इस बात पे कि देखिए भाई एक नीड है यहाँ पर कि हमें ना स्पेशल फैसिलिटी सेटअप करनी है उन विटनेसेस के लिए जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं, ताकि उनको हम लोग एक एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत ही सेफ स्पेस प्रोवाइड कर पाए, बैरियर फ्री स्पेस प्रोवाइड कर पाए। ये जो आपके विटनेसेस होते हैं ज़्यादातर सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े हुए विटनेसेस आपके होते हैं, ताकि ये जो चीज़ है इसको बेसिकली लास्ट 2 डेकेड से कोर्ट के ये नज़र में थी, ठीक है, इसके ऊपर एफसेस दिया जा रहा था, यहाँ पे था, और इसको लेकर यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस भी दिए। साथ ही में उन्होंने कहा बाय वे ऑफ डायरेक्शन कि जो डेफिनेशन है वल्नरेबल विटनेसेस की, जो कि क्लॉज 3 ऑफ VWDC वल्नरेबल विटनेस डिस्पोजिशन सेंटर्स स्कीम के अंदर जो आता है, जो कि फॉर्मुलेट करा गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, वो केवल नहीं लिमिटेड होगी चाइल्ड विटनेसेस के लिए जिन्होंने अभी तक 18 साल की एज नहीं अटेन करी है, पर ये एक्सपैंड करेगा टू अ कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल विक्टिम, जिसको कि कोर्ट ने आगे पूरा डिस्क्राइब करा कि कौन कौन से सेक्शंस के अंदर कौन कौन से ऐसे वुमेन हैं जो कि इस पूरे कैटेगरी के अंदर, या फिर वुमेन के अलावा भी जो आपके विटनेसेस हैं इस कैटेगरी के अंदर आपके आएंगे। स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस सचिंद्र सिंह रावत, अब ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी से जुड़ा हुआ एक केस है, जिसमें कि जस्टिस MR शाह बीवी नागरत्ना की बेंच ने डिस्कस करे सर्कमस्टांसेस, जिसको कि यूज करके आप हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि भाई इंटेंशन था या नहीं था डेथ कॉज करने का एक मर्डर केस के अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। और बेंच ने नोट करा कि इन द केस ऑफ पुलीचेरा नागराजू से स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर ये ऑब्जर्व करा गया था कोर्ट के द्वारा कि अगर हमें पता करना है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ है कि नहीं, तो वो हम लोग गैदर कर सकते हैं फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू और सेवरल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, जैसे कि नेचर ऑफ वेपन क्या था, क्या जो वेपन था वो कैरी करा जा रहा था अक्यूज के द्वारा, और या फिर क्या वो ऑन द स्पॉट उस वेपन को उठाया गया था, फर्दर क्या जो ब्लो था वो एम्ड था एट अ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, अगला जैसे कि अमाउंट ऑफ फोर्स तो यूज करा गया इस इंजरी को कॉज करने के लिए वो किस तरीके का था, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो आपके सर्कमस्टांसेस थे उनका यूज करके हम लोग ये इंटेंशन कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं कि इंटेंशन था डेथ कॉज करने का या फिर नहीं।